टू एमडी लर्निंग्स एक प्रभावी पहल साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र। तो नेपाल में किस प्रकार से राजशाही और लोकतंत्र आया है उसके बारे में आज बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल क्या था, लेकिन नेपाल वाज अ हिंदू स्टेट। नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर अ मैनी ईयर। नेपाल के अंदर जो है एक हिंदू स्टेट था, लंबे समय से वहाँ पर जो है एक राजाओं का शासन रहा है और लगभग 1951 में आकर के वहाँ पर क्रांति होती है और एक स्थानीय राजा का वहाँ पर शासन होता है। वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की जाती है जहाँ पर राजा भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए गवर्नमेंट चलेगी भी। लेकिन होता क्या है कि नेपाल के अंदर जो है राजा की पावर बहुत ज़्यादा होती है और राजा की पावर ज़्यादा होने के कारण डेमोक्रेसी सही तरीके से आ नहीं पाती है, जिस कारण से डेमोक्रेसी ठीक से भी काम नहीं कर पाती है। जनता आंदोलन भी करती है उसको लेकर के, कई बार आंदोलन हुए हैं इसको लेकर के। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जनता लगातार इस बात की मांग करती है कि नेपाल के अंदर जो है एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट आए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। जनता लोकतंत्र चाहती है। जनता की मांग को जो है राजा ने कहीं ना कहीं शुरुआत में अस्वीकार कर दिया। जनता की मांग को अस्वीकार कर दिया, यानी कि उनको माना नहीं और जो है राजा ने अपनी पावर का यूज़ किया और आर्मी के जरिए जो थोड़ी बहुत वहाँ डेमोक्रेसी थी उसको भी हटा दिया। बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। सरकार के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया। डेमोक्रेसी जो एक्सपेंशन था वो भी ख़त्म कर दिया। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। अंततः 1990 में आकर के राजा ने जो है नए संविधान के लिए बात को मान लिया कि ठीक है हम न्यू डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे। और वहाँ का जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात रही है। However, the democratic government had a short and troubled career during the 90s। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो नेपाल के लिए उसका जो करियर है, जो सरकार का करियर है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि जो सरकार बनती है वो लिबरल डेमोक्रेट्स की बनती है, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। इसी के अलावा दूसरी तरफ जो है ऐसे लोग भी हैं जो किस में विश्वास करते हैं, माओइज्म में विश्वास करते हैं। माओइस्ट यानी कि चाइना की जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म, माओइज्म, जो कि यूएसएसआर से आई है, ये सारे पहले अपने डिस्कस कर लिया है। तो माओइज्म में वो बिलीव करते हैं। तो माओइज्म भी अपने रिवोल्यूशन करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो भी हिंसा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नेपाल की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी चलती है। आगे बात करते हैं। देखिए, दे बिलीव इन आर्म इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलिट। अब दोनों वहाँ पर ग्रुप है, एक तो मोनार्क है, राजा तो है, ऑब्वियस सी बात है। एक कौन है, दूसरा कौन है, वहाँ के रूलिंग एलिट जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब जो माओइस्ट हैं या जो कम्युनिस्ट हैं, दोनों आप कह सकते हैं उनको, वो चाहते हैं कि इन दोनों को हटाया जाए और वहाँ पर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन किया जाए। तो ये नेपाल की पॉलिटिक्स आप समझ रहे हैं कैसे चल रही है। 1990 तक जो है वहाँ पर राजा का डोमिनेट कर रहा था। राजा ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, लेकिन राजा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों के ही खिलाफ जो है माओइस्ट इंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। माओइस्ट जो है वहाँ पर क्रांति करना चाहते हैं। यही पूरा का पूरा वायलेंस जो है नेपाल में चल रहा है। कुल मिलाकर के ये एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट बन गया, जिसके अंदर कौन कौन है, एक तो मोनार्कियल आर्मी है, लिबरल डेमोक्रेट है और तीसरा कौन है, माओइस्ट है। तो तीन प्रकार के वहाँ पर ग्रुप्स बन गए हैं। आगे देखिए क्या होता है। इन 2002 द किंग एबोलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। अब राजा को जो है गुस्सा आता है। राजा को लगता है कि अरे ये तो पूरे के पूरे नेपाल में वायलेंस हो रहा है, सरकार और माओइस्ट के बीच में वायलेंस हो रहा है। तो राजा जो है अपनी पावर को दोबारा से एक्सपेंड कर लेता है और 2002 में पार्लियामेंट को डिसमिस कर देता है, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब कोई भी सरकार नहीं चलाएगा, पूरी की पूरी पावर जो है वो राजा ने अपने अंडर में ले ली है। इसके बाद क्या होता है, इन अप्रैल 2006 में दोबारा से वहाँ पर एक आंदोलन शुरू होता है। दोबारा से वहाँ पर जनता सड़कों पर आती है और ये कहती है कि भैया डेमोक्रेसी को दोबारा से लाया जाए, राजा को हटाया जाए, डेमोक्रेसी को दोबारा लाया जाए। इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो जाता है। सरकार जो है, जो राजा है, वो भैया लास्ट में आके क्या करेगा, जो किंग एक्सेप्टेड द पीपल्स डिमांड एंड रीस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, लोकसभा को बोलते हैं। इंडिया में लोकसभा होती है ना, जहाँ जनता का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक कॉमन वर्ड अलग अलग कंट्री में बोला जाता है।
अब उसके बाद क्या होता है कि राजा ने जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से कहें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिम की शुरुआत कर दी कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन के किसके बीच में होते हैं? 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, ये सारे के सारे लोग जो है नेपाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं। 2006 के अंदर जो है तो लिबरल जो लोग होते हैं उसमें लगभग 7 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और 7 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के ग्रुप बनाती हैं, अलायंस बनाती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। दूसरी तरफ माओइस्ट भी होते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, सब एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। ये नेपाल के लिए अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, और लगभग यहीं से नेपाल का जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेपाल की डेमोक्रेसी का जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट होता है यहाँ से। नेपाल हैज़ अंडरगोन अ यूनिक मूवमेंट इन हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। नेपाल में एक ऐतिहासिक घटना ये होती है कि नेपाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, एक संविधान सभा बनती है जो संविधान को बनाएगी। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या इस संविधान को लोग स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नेपाल के अंदर कई सेक्शन जो है, कुछ सेक्शन लोगों के ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि नेपाल के अंदर जो किंगशिप है, जो राजा का शासन है, जो राजा है वो बने रहना चाहिए। यानी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी ठीक है पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में किंगशिप की भी एक प्रोविज़न होना चाहिए, जिस प्रकार से ब्रिटेन में है, सिंबॉलिक रूप में, क्योंकि वो हिस्टोरिकल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, ये एक डिमांड है। इसके अलावा जो माओइस्ट ग्रुप है वो भी कहीं ना कहीं अब एग्री हो चुके हैं कि वो भी अब जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। मौजूदा वक्त में माओइस्ट गवर्नमेंट जो है, माओइस्ट की एक पार्टिसिपेशन है सरकार के अंदर, तो एक बड़ी बात है आज के दौर में अगर हम बात करें तो। लेकिन माओइस्ट ग्रुप के अंदर भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अभी भी वायलेंस में बिलीव करते हैं, अभी भी वो चाइना के द्वारा सपोर्टेड होते हैं और चाइना जो है वो इंडिया के खिलाफ उनको भड़काता है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं नेपाल के अंदर जो कि वायलेंस में बिलीव करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि लिबरल डेमोक्रेट्स जो है वो नेपाल के साथ मिलकर सरकार तो चला रहे हैं नेपाल के इंटरेस्ट में, लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स ने भी पूरे तरीके से नेपाल की जो माओइस्ट ग्रुप्स है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि माओइस्ट की जो डिमांड्स है वो पूरे तरीके से अलग है। वो रीस्ट्रक्चर बात करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की। रीस्ट्रक्चर का मतलब कि दोबारा से चेंज कर देना, पुनः संरचना, सोशल और इकोनॉमिकली रीस्ट्रक्चर, यानी कि समाज को और अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से बदल दीजिए। पूरे तरीके से नहीं बदला जा सकता है, इसलिए जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नेपाल के इंटरेस्ट में सब मिलकर के सरकार चला रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। माओइस्ट के कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अभी भी वायलेंस कर रहे हैं। माओइस्ट एंड सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स वर आल्सो डीपली सस्पिशियस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भारत के लिए, भारत सरकार के लिए माओइस्ट हमेशा से ही सस्पिशियस रहे हैं, क्योंकि उनको चाइना का सपोर्ट है और चाइना का सपोर्ट उनको मिलता है, इसलिए वो जो है भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ आंदोलन करते हैं और बीच बीच में जो है भारत को प्रेशराइज करने के लिए कोई ना कोई आर्गूमेंट, स्टेटमेंट देते रहते हैं। इंडिया के अंदर जो माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है, माओइस्ट आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं नेपाल के लोग उसको, नेपाल के माओइस्ट ग्रुप है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस कारण से इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। ठीक है, फाइनली 2015 में आकर के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया है और सरकार चल रही है, लेकिन अभी भी इंडिया के लिए जो माओइस्ट ग्रुप्स है वो सस्पिशियस ही है। और मौजूदा वक्त में भारत के साथ नेपाल की कुछ मुद्दों पर तनातनी भी चल रही है, जिसमें माओइस्ट ग्रुप का जो है एक अहम रोल है। तो ये स्टूडेंट नेपाल है, वीडियो बहुत थोड़ा देर से आई है, कोई बात नहीं, थोड़ा शेड्यूल बिजी रहे, लेकिन आने वाली वीडियो जल्द ही आएंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।